हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको ये एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ाऊंगी लाइन बाय लाइन, ठीक है। इसमें कौन कौन से हमारे चैप्टर जोड़े गए हैं ये सब कुछ देखो यहाँ पर हमारा बताया गया है। क्या इसमें ऐड किया, इसका सिलेबस, हमारा सिलेबस क्या, प्रीलिम्स क्या हमारा क्या सिलेबस होगा और मेंस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस होगा, इसमें सब एक्सप्लेन किया गया है हमारा, ठीक है। ये देखो, ये सारा दिया जा रहा है हमारा मेंस प्री का सारा। अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये संवैधानिक ढांचा। इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है, जिसमें हम कंपनी का शासन और राज्य का यानी ताज का शासन के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा है। संवैधानिक ढांचे में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे ये हमारे देखो बताए गए हैं। संवैधानिक ढांचे में ये हमारे टोटल पूरे हमको 12 लेसन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल पूरे 12 पढ़ने होंगे। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आज पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, लाइन बाय लाइन मैं आपको ये समझाती जाऊँगी और पढ़ाती जाऊँगी, ठीक है। तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट कर रही हूँ। से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पहले ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला, एक एक करके मैं आपको समझाते हुए चली जाऊँगी, ठीक है। भारत में ब्रिटिश 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी सिर्फ कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बस ये बताया गया है कि हमारा 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत आई थी और 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा क्या किया गया, चार्टर एक्ट में साइन किए गए थे, जिसमें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार दिए गए थे। और फिर ये बोला जा रहा है हमारा 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, जिसमें राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार थे, उन्होंने प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब इसके आगे ये हमारा क्या बताया जा रहा है, इसके तहत भारत में इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत भारत में इसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। जैसे ही दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए गए, यहाँ से क्षेत्रीय शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी बनने लगी। और 1858 में जैसे सिपाही विद्रोह के परिणाम 1858 के सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। ये बोला जा रहा है हमारा कि 1858 में जो हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप क्या किए, ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन अपने अंडर पूरा कर लिया। और ये कब तक चलता रहा हमारा, यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। यहाँ हमारा ये बोला गया जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल गई तब तक हम लोग क्या करते रहे, ये ताज का शासन चलता रहा हमारा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इनको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 में संविधान अस्तित्व में आ गया। यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक क्या बताया जा रहा है कि हमारा ये जैसे हमको स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सोचा, हमको एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। इसको अमल में हम लाने के लिए क्या किया था हम लोगों ने कि 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा अस्तित्व में आ गया, ठीक है। फिर लिखा है, यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश सरकार के कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। फिर लिखा है, उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षों के अंतर्गत दी गई है। नॉर्मल सी बात है, जब ब्रिटिश सरकार हम लोगों पर इतने टाइम तक शासन करती रहेगी उसके बहुत सारे मूल हम लोग ग्रहण कर लेंगे।
लास्ट में ये बोला गया कि जो हमारे मुग़ल बादशाह शाह आलम थे ना, उनके द्वारा 1764 में जब बक्सर की लड़ाई में इन लोगों ने विजय प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो यहाँ से भारत के दीवानी अधिकार दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। नीचे की पॉइंट में हमारा बताया गया है। अब यहाँ से क्या दिया गया हमारा, जो नहीं बोला गया था, ये हमारा ये दो शीर्षकों में इनको अंतर्गत किया गया। ये है, एक हमारा इसमें कंपनी का शासन है, ठीक है, दूसरा हमारा सम्राट का शासन है। कंपनी के शासन में हमारे कौन कौन से एक्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे और सम्राट के शासन के लिए हमको कौन कौन से एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक दिन ऐसा करूँगी, मैं आपको एक अलग से वीडियो डाल दूँगी, कंपनी में शासन में हम कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे और सम्राट के शासन में हम कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे चार्टर एक्ट आए। पहला हम पढ़ेंगे ये हमारा कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इसके मैं शॉर्ट्स नोट्स पहले मैं कंप्लीट करा दूँ, फिर मैं इसके MCQs जितने भी हमारे होंगे चार्टर एक्ट के, मैं आपको वो भी डिटेल में पढ़ाती चली जाऊंगी। लिखा है, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था तथा, यानी ये बोला जा रहा है हमारा जो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके संवैधानिक महत्व क्या क्या थे हमारे, ठीक है, संवैधानिक महत्व क्या क्या थे हमारे। हमारे संवैधानिक महत्व क्या थे। इसमें पहला हमारा संवैधानिक महत्व क्या था, ठीक है, संवैधानिक ये पहला महत्व हमारा कौन सा था। दूसरा संवैधानिक महत्व, तीसरा इसमें क्या बताया जा रहा है हमारा, चलो फिर पढ़ते हैं। लिखा है पहला हमारा क्या, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसमें ये बोला गया हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम उठाया, यानी पहली बार ऐसा किया गया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य होंगे उन कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ये पहला कदम हमारा उठाया गया था, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है हमारा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और क्या किया गया था हमारा, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये किया गया था कि पहली बार क्या किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि जितने भी कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य होंगे उनको मान्यता दे दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से। हमारा 7 नंबर क्या है कि इसके द्वारा क्या किया गया हमारा कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है, तभी आपको कुछ हो पाएगा। अब इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, 1773 की हमारी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ, बस ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी, किस प्रकार थी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम दिया गया एवं उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। देखो पहला वाला पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है, मैं आपको आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक बार पढ़ना पड़े, बार ना पढ़ना पड़े वही चीज़। देखो पहला मेरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे अब उन्हें गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, ठीक है, यानी पद के नाम से जाना जाएगा। और उनकी सहायता के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे। ये हमारा पहला पॉइंट है।
बस जो मैंने हाईलाइट किया तुमको यही की पॉइंट तुमको याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि ऐसे सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। दूसरे बारे में हमारा क्या बोला गया है कि हमारे पहला क्या किया जाता था, पहले कि हमारे जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर होते थे उनको अलग रखा गया था, लेकिन अब क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन यानी काम करेंगे। तीसरे पॉइंट में हमारा क्या बोल रहा है, लिखा है अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। थर्ड पॉइंट में हमारा ये बोला जा रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, कलकत्ता में 1774 में एक केंद्रीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये हमारा क्या हो गया, 1774 का जो 1774 में कलकत्ता आया था, इसमें कौन कौन हमारे होंगे। इस एक्ट के द्वारा 3 पॉइंट तुमको ये याद रखना है। पहले हमारे गवर्नर जनरल, उनके 4 लोग, कार्यकारी परिषद बनाई गई, वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल किसके अधीन होंगे। और तीसरा पॉइंट हमारे कलकत्ता में जो हमारा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, उसमें यानी 3 हमारे अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। ये तुमको ये 3 पॉइंट हैं, और भी हमारे हैं, देखो। फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या बता रहा है, ठीक है, हम फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, लिखा है इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत व उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी इस फोर्थ पॉइंट में हमारा ये बोला गया है कि इसके तहत क्या किया जाएगा, जितने भी कंपनी के हमारे कर्मचारी होंगे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते, ना ही वो उपहार या रिश्वत कुछ भी नहीं ले सकते भारतीय लोगों से। फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या बोला गया है, फिफ्थ पॉइंट में हमारा बोला गया है इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट मैंने बता ही दिया। और फिफ्थ पॉइंट में बस ये है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, कंपनी में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी की तरह काम करेगी। तो ये क्या करेगी, कंपनी पर ये पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेगी, यानी नियंत्रण सशक्त हो गया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो ये हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं, जितने भी मेरे प्रशासनिक राजनीतिक कार्य होंगे उनकी पूरी जानकारी हम ब्रिटिश सरकार को ये देंगे। ठीक है, मैंने तुमको छोटे छोटे की पॉइंट में कर पढ़ाया, फिर इसके बाद मैंने समझा दिया। आई होप कि तुमको 1773 के प्रावधान सभी याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके बारे में क्या है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, शायद समझ में आ जाए तुमको।
1781 का संशोधन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बस इतना बोला गया है कि क्या किया गया, 1773 में कुछ ऐसी खामियां थी जिनको दूर करने के लिए संशोधन अधिनियम आया। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके क्या क्या प्रावधान हैं, यानी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में मैं आपको आज इसमें पढ़ाने वाली हूँ। ये मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ और मैं कहीं से नहीं पढ़ा रही हूँ। क्या किया गया है, इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली नंबर हमारी, पहला क्या है, इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी और मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण के अधिकार से किए थे। ये बोला जा रहा है कि हमारे जो गवर्नर जनरल और काउंसिल हैं, वो अब कंपनी के, यानी जो उच्चतम न्यायालय है, उनके क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया, यानी मुक्त कर दिया गया। और यानी उन लोगों ने अपने काम के दौरान सेवा कर रहे हैं, पद उन्होंने धारण कर रखा है, तो ऐसे समय पर उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता है। लिखा है, इसी प्रकार कंपनी के सेवक को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। देखो, एक तो हमारे गवर्नर जनरल, काउंसिल और कंपनी के जितने भी सेवक होंगे, उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा, ठीक है, इस कानून ने राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। नॉर्मल सी बात है, जो कानून बनाया गया है, जो भी राजस्व संबंधी मामले होंगे, जो भी राजस्व वसूली कुछ ऐसे मामले होंगे, वो सभी को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया हमारा। ठीक है, एक तो हमारे गवर्नर जनरल हो गए, दूसरी उनकी काउंसिल हो गई, तीसरी उनके कंपनी के जितने भी सेवक हो गए, चौथे नंबर पे ऐसी भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ ये लोग करेंगे जो राजस्व संबंधी मामले होंगे, उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। थर्ड पॉइंट हमारा, ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, इस कानून द्वारा कलकत्ता यानी कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद व मामले तय किएंगे। इसमें बस इतना बोला गया कि कोलकाता के सभी नागरिक क्या होंगे, अब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे, और जितने भी मामले जितने भी आएंगे, हिंदुओं के लोगों के लिए निजी कानून के जो होंगे उनके हिसाब से उनको दंड दिया जाएगा, और मुसलमानों के दंड के हिसाब से दंड दिया जाएगा। फोर्थ नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। देखो, ये कितना अच्छा है स्टेटमेंट, ये पक्का आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि जो भी इस कानून के द्वारा क्या किया गया, यह प्रावधान किया गया, अगर हम प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अपील डालें तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ डालें, सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ नहीं। अभी क्या होता है, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ डालते हैं, ठीक है, पर ये बोल रहे हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ अपील डालनी होगी। और फिफ्थ पॉइंट भी देखो, बड़ा अच्छा इसमें है, लिखा है
इस कानून ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिलों जिसे प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है हमारा। ये बोला जा रहा है कि हमारी गवर्नर जनरल इनकी जो काउंसिल बनी थी 1773 में, इनका क्या वर्क है, जितने भी प्रांतीय न्यायालय होंगे और भी छोटी छोटी उनकी काउंसिल होंगी, उनके जितने भी नियम विनियम यानी रूल रेगुलेशन जितने भी होंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल करेगी। ठीक है, ये हमारा 1781 का अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। इसमें हमारा क्या बताया गया है। हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, 1781 का ईस्ट इंडिया संशोधन अधिनियम कल पढ़ लिया। अब हम ईस्ट इंडिया एक्ट, इसमें क्या समझाया जाएगा। देखो, हमारा डायरेक्टर्स भी बन चुके हैं कंपनी के, और जो हमारा उच्चतम न्यायालय था, कौन उसके अंडर आएंगे कौन नहीं आएंगे वो भी बता दिया गया। हम अपील कहाँ करेंगे वो भी हमारा बता दिया गया है। ठीक है, तो अब 1784 में क्या हो सकता है। 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट है, इसमें ऐसे कौन से प्रावधान आए, तुम्हें ध्यान से देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया। 1781 में पारित किया, यानी नॉर्मल सी बात है कि कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए हमने संशोधन अधिनियम पारित किया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल सी बात है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, मैंने पहले आपको बताया। और इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। एक नया एक्ट महत्वपूर्ण था। इसमें क्या क्या हमारा बताया गया है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको एक एक आराम से बताऊंगी। जो मैंने की पॉइंट हाईलाइट करें, बस हमको उन्हीं में फोकस करना है। क्या लिखा है, इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। किस प्रकार की विशेषताएं, अब हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। यानी जो हमारा ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, जितने भी उनके कंपनी के राजनीतिक और भी वाणिज्यिक, यानी वाणिज्यिक का मतलब व्यापारिक मामले, जितने भी कार्य थे, इन कंपनी के कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया हमारा। ठीक है, अभी यानी ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राजनीतिक कार्य अलग हो गए और जो व्यापारिक कार्य हो गए अलग हो गए। इनके लिए 2 गवर्निंग बॉडी भी लगेंगी। अब पहला क्या, जो हमारा निदेशक मंडल, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे, 1773 में जो हमारा बना था पहले वाली, वो व्यापारिक कार्यों को संभालेगा। ऐसे याद रखना कि हमारा जो पहले कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने के लिए आई थी, तो ये व्यापारिक कार्यों को कौन संभाल रहा है, जो पहले हमारी गवर्निंग बॉडी बनी, कौन बनी थी, निदेशक मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग बोलते थे। ये व्यापारिक कार्य बस संभालेगी। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक कार्यों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था आरंभ किया गया। द्वैत शासन किसमें आया, कंपनी में द्वैत शासन आया, ना कि भारत में। कंपनी में द्वैत शासन क्या आया कि हमारा कंपनी पहले एक थी, ठीक है, अब क्या हुआ कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये एक व्यापारिक कार्य देखेगी
व्यापारिक मामलों को देखेगी, दूसरी राजनीतिक कार्यों को देखेगी। जो व्यापारिक कार्यों को देखेगी उसको जो पहले हमारा निदेशक मंडल बना था उसके अंडर रहेगी। तो जो राजनीतिक कार्य देखेगी कौन देखेगी, एक नया निकाय बनाया गया जिसे हम नियंत्रण बोर्ड के नाम से जानते हैं, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और क्या यहाँ से क्या हुआ, कंपनी में द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ हो गया। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट में हमारा क्या बोला गया है, जो हमारा एक नया निकाय बना है, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। देखो इसमें ये बोला गया है, जो मेरा एक नया निकाय बना था जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम बोलते हैं, इसको क्या शक्ति होगी, तो ब्रिटिश शासित जितना भी भारत में क्षेत्र है उनके सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का क्या करे, अधीक्षण अपने अंडर ले ले और उसका नियंत्रण करे। ये हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये शक्ति दी गई। देखो 1784 में बस ये 3 पॉइंट तुमको याद रखने हैं, इसे हम लोग ईस्ट इंडिया एक्ट बोलते हैं। बस 3 पॉइंट है। कंपनी के मतलब सिर्फ कंपनी को या मैनेजमेंट के हिसाब से आया, प्रशासन कैसे चलाया जाए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया, यहाँ से प्रशासन आ गया हमारा, और बोर्ड जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका कार्य क्या था, बस। बाकी 2 कारण और थे जो ये हमारा अधिनियम आया था, इसके द्वारा क्या किया गया, कुछ कारण थे इस वजह से आया। जैसे बताया इस प्रकार ये अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। जो हमारा ईस्ट इंडिया एक्ट आया, 2 कारण कौन कौन से थे जो महत्व हैं हमारे, ठीक है। पहला भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। पहला हमारा ये है कि क्या किया गया कि भारत में जितना भी कंपनी अधीन जितना भी क्षेत्र है, कंपनी ने जितना अपने अंदर अधीन क्षेत्र किया है, अब उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। दूसरा क्या था, इस कंपनी के द्वारा क्या किया गया, कंपनी के जितने भी प्रशासनिक और जितने भी कार्य थे, कंपनी के जितने भी कार्य और उनके प्रशासन जितना भी था, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मैनेजमेंट किया जाएगा हमारा। ये हमारा कौन सा एक्ट हो गया, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। जो मैंने की पॉइंट तुमको हाईलाइट की, ये बस इनको याद रखना, पूरा तुम्हारा यही बार बार देखना, पूरा रिवीजन हो जाएगा। आधिपत्य का क्षेत्र और उनके कार्यों का प्रशासन का नियंत्रण, सब बस तुमको इतना पढ़ना है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे 1786 का 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम क्या है हमारा, इसमें क्या हमको पढ़ना है, बस 2-3 पॉइंट पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है जितना आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है तुमको। क्या बोला गया है, 1786 का अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तों या मांगों की खोज रखी। कौन कौन सी? पहली, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, ये पहली शर्त रही। दूसरी, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। 2, उसने रखा कि मैं जो हमारी गवर्नर जनरल के काउंसिल है उनके निर्णयों को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, और उसे एक कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए। ये 2 शर्तें रखी गई, यानी दोनों शर्तों को मान लिया गया। उपयुक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया, यानी ये जोड़ लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अब 1786 का भी हमारा हो गया। अब हम पढ़ें, रिवीजन करें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। सोचना, मैं बता रही हूँ। हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला था इसमें
3 प्रावधान थे हमारे, तीनों प्रावधान थे। जिसमें से एक प्रावधान हमारा ये था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, कंपनी में पहली बार उनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था और कंपनी के जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता दे दी गई। तीसरा ये था कि कंपनी द्वारा क्या किया गया, पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय थे इस एक्ट के द्वारा, 3 महत्वपूर्ण आए। फिर इसके क्या क्या हमारे प्रावधान थे, 5 प्रावधान मैंने बताए, जिसमें से एक देखो यहाँ रिवीजन कर लेना, मैं तो पढ़ाऊँ फिर से पढ़ाते चले जाओ, आप एक बार देख लो। इसमें से बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, वॉरेन हेस्टिंग, मद्रास बम्बई हमारे बंगाल के अधीन हो गए। फिर इसके बाद हमारे कोलकाता में 1774 में न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा ये हमारा एक्ट आया था। ये निजी कानून यानी निजी व्यापार नहीं कर सकते जितने भी कर्मचारी होंगे, ना ही उपहार ले सकते, ना ही रिश्वत ले सकते हैं भारतीय लोगों से। फिफ्थ ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई, कि क्या क्या काम होते थे वो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर मैंने 1781 का संशोधन अधिनियम के बारे में बताया कि हमारे 1781 का संशोधन अधिनियम को और क्या बोलते थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते थे। इसमें बस इतना बताया गया था कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर कौन कौन हमारे आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे हमारे इसके अंदर, ये समझाया गया कि हमारे इसके अंदर कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। जैसे हमारे गवर्नर जनरल, उनके काउंसिल हो गए, कंपनी के जितने भी सेवक हो गए और राजस्व संबंधी मामले होंगे, ये सभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं आएंगे। और जो भी हमारे कोलकाता के जितने सभी नागरिक होंगे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुसलमानों के कानून के हिसाब से वाद विवाद का निपटारा किया जाएगा। और जो ये 4th पॉइंट हमारा ये है, ये 1781 का संशोधन अधिनियम है। इनकी अपील, जो प्रांतीय न्यायालय की अपील कहाँ की जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जितने भी हम यहाँ पर प्रांतीय न्यायालय जो भी काउंसिल होंगे, उनके रूल रेगुलेशन हमारे गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगी। ठीक है, फिर मैंने 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में तुमको बताया। इन राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को तो 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, निदेशक मंडल जिसने व्यापारिक कार्यों को संभाला और नियंत्रण बोर्ड जिसने व्यापारिक कार्यों को संभाला। यहाँ से द्वैत शासन स्टार्ट हो गया और जो नियंत्रण मंडल था सभी नागरिक हो गए, सैन्य मामले और राजस्व गतिविधियों को सभी को क्या किया, अपने अंडर ले लिया गया। अधीक्षण यानी जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसके अंदर चला गया। 2 कारणों से ये एक्ट महत्वपूर्ण था। 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट है ना, 2 कारणों से। पहला ये था कि जितने भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे वो सब अब क्या कहलाए जाएंगे, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। और दूसरा ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, कंपनी के कार्यों और उनके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मैंने 1786 का संशोधन अधिनियम मैंने बता ही दिया तुमको। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर, जो हमारे काउंसिल थे उनके निर्णय को नहीं मानेंगे गवर्नर जनरल के, और उनके जो सेनापति का पद, कमांडर इन चीफ का पद उनको दिया गया है। ये हमारा 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों को ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। 1793 का चार्टर एक्ट बहुत ही ईजी है। इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे 1786 में जो प्रावधान किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए, अब वो जितने भी काउंसिल हैं, जितने भी वहाँ गवर्नर जनरल हैं और सभी प्रेसिडेंसियाँ हैं, इनके लिए सब विस्तारित कर दिया गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या क्या है, इसमें गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के रूप में अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान
करें। यहाँ ये बोला गया है कि यानी गवर्नर जनरल के जितने भी बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ थी, इन पर और नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये हाँ यानी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये 1793 का चार्टर एक्ट क्या है हमारा। अभी 2 पॉइंट हमारे और हैं, जैसे हमारा ये वाला रहा, ये क्या बोल रहा है, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया जाए। पहले ये होता था कि कमांडर इन चीफ वही होगा जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के सदस्य होंगे। अब ये अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है इस एक्ट के द्वारा। और 5th पॉइंट हमारा ये बोला जा रहा है, इसने व्यवस्था की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, और कोई नहीं है इसमें, बस यही इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हमारे नियंत्रण बोर्ड था ना, उनके जितने भी कर्मचारी होंगे उन सभी का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। ये हमारा 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा बताया गया। अब हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1813 का चार्टर कानून 1813। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थे। किस प्रकार थे? इस कानून ने भारत के कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार व चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बहाल रहा। यहाँ से इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ये सभी यानी ब्रिटिश के सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया व्यापार के लिए। और इस कानून के द्वारा क्या किया, चाय के व्यापार और चीन के व्यापार को एकाधिकार बस रखा। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। यहाँ से क्या किया, कंपनी शासित जितने भी क्षेत्र होंगे अब वो राजा की प्रभुता को प्रकट करेगा। यह हमारा सेकेंड पॉइंट बोला गया। थर्ड पॉइंट में क्या किया गया, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। फोर्थ पॉइंट है, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच ब्रिटिश सीमा पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। इस कानून ने भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान न करने पर दंड की भी व्यवस्था की। आई होप कि ये तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा 1813 का चार्टर है। थोड़ी तबीयत नहीं सही, अब मैं नहीं आगे पढ़ा रही, यहीं पर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।